हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने ऑब्जेक्टिव तक के चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। आज हम रोल ऑफ अकाउंटिंग से लेकर आगे तक के जो टर्मिनोलॉजी तक के कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। अगर हम रोल ऑफ अकाउंटिंग की तो हम जानेंगे कि एक बिजनेस की लैंग्वेज के रूप में काम करता है आपका अकाउंटिंग। साथ ही आपको क्रोनोलॉजिकल यानी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक इन्फॉर्मेशन देता है कि किस टाइम में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, एक करंट इकोनॉमिक रिसेंटली क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए, चेंज हुआ क्या आपकी वेल्थ, और ओवर द टाइम क्या आपने प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस हुआ, ओवर द टाइम आपने क्या चेंज हुआ आपकी वर्थ, नेट वर्थ, इनकम, प्रॉफिट और लॉस में, ये सब बताता है। एक इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। एज ए कमोडिटी आपकी जो अकाउंटिंग है वो कमोडिटी के रूप में काम करती है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन को आप देखते हो एज अ सर्विस और विच इज़ डिमांडेड इन सोसाइटी। तो ये सोसाइटी के लिए कमोडिटी की तरह काम करती है, जिसकी हेल्प से विलिंग टू कैपेबल ऑफ प्रोवाइड, अगर आप इसको प्रोवाइड करवा देते हो इन्फॉर्मेशन को, तो ये सब आपकी अकाउंटिंग की वजह से होता है। अब हम अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले एंटिटी क्या होता है। इंडिविजुअल किसी भी एग्जिस्टेंस को हम एंटिटी बोलते हैं। वो आपका सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप कुछ भी हो सकता है। और हेयर जैसे कि ज्वेलर लिमिटेड हो गया, आईटीसी लिमिटेड हो गया, एन अकाउंटिंग सिस्टम इज़ ऑलवेज डिवाइस इन अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी, और इसे हम अकाउंटिंग एंटिटी भी बोलते हैं। अगली टर्म बात करें ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है बिटवीन टू और मोर एंटिटी, जब दो एंटिटी के बीच के अंदर कोई भी तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है, इवेंट होता है, वैल्यू जिसकी आप डिफाइन कर पाए। अगर आप गुड्स सर्विसेज ले रहे हो, कोई रिसिप्ट ऑफ मनी हो रही है, पेमेंट टू क्रेडिटर हो रहा है, कोई एक्सपेंस इनकर हो रहा है, तो ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है। वो ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट किसी भी बेस पे हो सकता है। अगला टर्म है एसेट। एसेट का यूज आप मॉनेटरी टर्म में यूज़ करते हैं। इस एसेट्स को आप बिजनेस में इकोनॉमिक बेनिफिट बनाए रखने के लिए करते हैं, और ये लॉन्ग टाइम तक आपके बिजनेस में रहती है। एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट एसेट्स के अंदर किया जाता है ताकि आपकी इकोनॉमिक रूटीन बना रह सके। अगली बात करें तो एसेट को हम डिस्क्राइब करते हैं। दो तरह की एसेट होती है हमारे बिजनेस में, नॉन करंट एसेट और एक होता है आपका करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की 5 कैटेगरी हमें गिवन है। फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एंड लोन एंड एडवांसेस, और अदर नॉन करंट एसेट। अगर हम फिक्स एसेट्स को फर्दर डिस्क्राइब करें तो 4 कैटेगरी आपको दिख रही होगी। टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल, वर्क कैपिटल इन प्रोग्रेस, और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। टेंजिबल एसेट में आप लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन आदि ले सकते हो। इंटेंजिबल में आप गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट ये सब लेते हो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो WIP है वो आपका करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी को शो करेगा। और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट अंडर डेवलप है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे, फिक्स एसेट्स के अंदर ये आएगा। अब बात करें करंट एसेट की, तो करंट एसेट में करंट इन्वेंट्री आपकी यानी स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स जिनसे आपको पैसा रिसीव होना है, कैश एंड कैश इक्वलेंट तो रोकड़ और रोकड़ के समतुल्य आइटम आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं, और अदर करंट एसेट तो ये आपकी करंट एसेट्स के पार्ट होंगे। अब हम अगली बात करें लाइबिलिटीज़ के बारे में, तो लाइबिलिटी जो आपको पे करनी है इन फ्यूचर, और बिजनेस उनके लिए एक लाइबिलिटी रखता है कि वो उनको पे करना पड़ेगा, और वो बिज़नेस के लिए दे है पेड ऑफ सम टाइम, यानी कुछ टाइम के बाद अगर आपको उनको पे करना है नियरेस्ट फ्यूचर में। क्लेम ऑफ द फर्म एसेट, तो वो अगर चाहे तो फर्म की एसेट से भी अपनी लाइबिलिटी पूरी कर पाते हैं। अगर फर्म उनको पे नहीं करती, ऐसे में वो फर्म की एसेट्स को सोल्ड करके अपनी जो लाइबिलिटी उन्होंने बिजनेस की एसेट्स पे रख रखी हैं वो अपनी लाइबिलिटी को पूरा कर लेंगे। अगर मान लो बिजनेस ने ए से कुछ गुड्स परचेज किया,
वो गुड्स ए से परचेज आपने क्रेडिट पे किया, बिजनेस ने उस मिस्टर ए को पेमेंट नहीं किया, तो मिस्टर ए जो है वो बिजनेस की एसेट्स को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। लायबिलिटी को आप बैलेंस शीट में शो करते हो और एसेट्स को भी आप बैलेंस शीट के जो आपका राइट साइड होता है उसमें शो करते हो। बात करते हैं लायबिलिटीज़ कौन कौन से टाइप की होती है। एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को हम फर्दर 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी अगर आपने कहीं से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रखा है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग माना जाएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, आपकी टैक्स लायबिलिटी जो आपने एक साथ पे कर दिया, इन फ्यूचर आपके लिए वो जनरेट होगा, तो टैक्स लायबिलिटी है आपके लिए, आपने टैक्स का पेमेंट नहीं करा। अगर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो सकती हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अगर आपने नियरेस्ट फ्यूचर के लिए किसी भी एसेट के रिलेटेड कोई प्रोविजन बना दिया हो कि आप इसको लॉन्ग टर्म उसमें पूरा करने पेमेंट करने वाले हों। करंट जो लायबिलिटी है उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल यानी बिल्स पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजन शामिल किए जाते हैं। डिसीजन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट आइटम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये पॉइंट्स हैं। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ इन्वॉल्व करता है ऑपरेटिंग साइकिल को, यानी ये दोनों आपके ऑपरेटिंग साइकिल के पार्ट होते हैं। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ का मतलब है जो कि विद इन 12 मंथ रीसेल या सेटल किए जा सकते हो। और प्रिमलरी फॉर ट्रेडिंग, यानी करंट आइटम क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं ट्रेडिंग के लिए। करंट आइटम कैश और कैश इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट आइटम का पार्ट होते हैं। अगली टर्म कैपिटल है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, जो ऑनर ने पैसा लगाया है वो बिजनेस के लिए कैपिटल है। उस पैसे को बिजनेस रिटर्न वापस करने के लिए दायी है, यानी वो एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। अगली टर्म है सेल्स। सेल्स मतलब टोटल रेवेन्यू, जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसके बदले में आपकी कस्टमर से जो भी मनी रिसीव होता है वो आपका सेल्स कहलाता है। इधर वो कैश सेल्स हो सकता है और क्रेडिट सेल्स भी हो सकता है। अगली टर्म आपको गिवन है रेवेन्यू, यानी कि अगर आपको कुछ अमाउंट बिजनेस से अर्न होती है किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करने से अपने कस्टमर से, तो इसे हम रेवेन्यू कहते हैं। और ये रेवेन्यू कुछ और टर्म में भी हो सकता है। अगर आपको कोई कमीशन रिसीव होता है, किसी तरह का इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट वगैरह रिसीव होता है, तो इसे भी हम रेवेन्यू कहेंगे। और रेवेन्यू को एक इनकम नाम से भी जाना जाता है, यानी अदर टर्म इसकी इनकम भी हो सकती है। एक्सपेंस की बात करें तो इनकर करता है एक बिजनेस अपने प्रोसेस और अर्निंग रेवेन्यूज़ को, वो अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कुछ एक्सपेंस करता है, और ऐसे एक्सपेंस उस बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी अर्निंग जो रेवेन्यू है वो बना रहे। जैसे कि डेप्रिशिएशन हो गया, रेंट हो गया, वेजेज हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ हेटर हो गया, लाइट हो गया, वाटर के एक्सपेंस हो गए, टेलीफोन। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपको बिज़नेस रन करना है तो ये रूटीन के एक्सपेंसेस आपको करने पड़ते हैं। अगली टर्म है एक्सपेंडिचर। तो ये आपकी एक्सपेंडिचर मतलब कि इनकर लाइबिलिटी होती है किसके रिगार्डिंग, बेनिफिट के रिगार्डिंग, सर्विसेज और प्रॉपर्टी। इसे हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। अगर आप किसी गुड्स को परचेज़ करते हो, किसी मशीनरी, किसी फर्नीचर को परचेज़ करते हो, तो ये आपको एग्जॉस्ट अगर विद इन ईयर हो जाती है तो इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। अगर मान लो आपने कोई छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया, एक्सपेंडिचर किया, और उसका बेनिफिट आपको 1 साल तक मिलने वाला है, तो ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर आपको उसका बेनिफिट सालों साल मिलने वाला है, जैसे आज आपने एक मशीन परचेज़ की, वो 10 साल तक आपके बिजनेस में रहेगी, 10 साल तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगला बात करें प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। अगर आपने एक्सपेंस 50 रुपये किए हैं और आपने सेल किया उसको 70 में, तो 20 रुपये आपके एक्सेस हैं, आपके एक्सपेंस है, तो ये 20 रुपये आपके लिए प्रॉफिट हो जाता है। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन। आपने कोई इवेंट किया, कोई ट्रांजेक्शन किया, इंसिडेंट हुआ बिजनेस का, जैसे कि फिक्स एसेट थी आपकी, उसका वैल्यू था 9000,
डेप्रिशिएशन वगैरह हर साल चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू बची 6000। आपने उस एसेट को बेच दिया, यानी ये एक इवेंट है 7000 में, तो 6000 की एसेट को 7000 में बेचना, 1000 रुपये ये आपके लिए गेन हो जाता है उस एसेट पे। अगली बात करें लॉस, तो ये आपका एक्सेस ऑफ एक्सपेंस है। अगर आपके रेवेन्यू से एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो ये सिचुएशन लॉस को शो करती है। अगली टर्म को डिस्कस करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। जब आप अपने होलसेलर, अपने रिटेलर को एट ए टाइम, सेलिंग के टाइम आप डिस्काउंट देते हो ताकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज़ करें, तो इसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और अगर आप पेमेंट के लिए किसी डिस्काउंट को यूज़ करते हो ताकि टाइमली आपको पेमेंट मिल सके, प्रमोट करते हो आप उसको जल्दी पेमेंट करने के लिए अपने डेटर को, तो ऐसा डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है। अगला होता है टर्म जो है वो वाउचर। तो वाउचर का मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट जो उस एविडेंस देता है कि ये इवेंट हुआ है, एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है, तो इसे हम वाउचर कहते हैं। वाउचर्स को आप अदर नाम से भी जान सकते हैं। वाउचर इज़ नॉन एज जो स्लिप होती है, रिसिप्ट होती है, कैश मेमो हो गया, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं वाउचर के। इफ़ वी बाय अ क्रेडिट, अगर हम उधार पे ख़रीदते हैं तो हम वाउचर एक इनवॉइस इश्यू करते हैं। व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट अ रिसिप्ट, और अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें रिसिप्ट मिलती है। अगली बात करें गुड्स। गुड्स का मतलब है जिस भी बिजनेस एंटिटी चीज़ में डील कर रही है। अगर मान लो मेरा फर्नीचर का शॉप है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स हो गया। अगर मान लो किसी के लिए कपड़ा व्यापारी है तो उसके लिए कपड़ा गुड्स हो गया। यानी जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, यूनिट ऑफ डीलिंग, बाइंग और सेलिंग, आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो, आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो वो आपके लिए गुड्स हो सकता है। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग चीज़ गुड्स होती हैं। ड्राइंग की बात करें, अगर आपका ऑनर अपने बिजनेस से कुछ मनी या गुड्स को अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है तो ये ड्राइंग कहलाता है, और इसे आप कैपिटल में से लेस करके दिखाते हैं, क्योंकि ड्राइंग बिजनेस का खर्चा नहीं, आपके ऑनर का पर्सनल खर्चा है। और सेपरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट में हम बिजनेस और जो ऑनर है उसको दोनों को सेपरेट मानते हैं। अगली बात करते हैं परचेज़ की। तो जब आप गुड्स को टोटल अमाउंट जो है आपके परचेज़ किया बिजनेस ने, तो वो क्रेडिट और कैश किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपने अपने सप्लायर से जो गुड्स परचेज़ किया हो। लेकिन ये परचेज़ तब माना जाएगा जब आपका पर्पस उस गुड्स को रीसेल करना है, चाहे आप उसे सेम फॉर्म में रीसेल कर दो या उस पर कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद उसे रीसेल करो। अगली टर्म होती है स्टॉक। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री जो आपके पास हैंड ऑन है, यानी एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास जो गुड्स बच गया वो स्टॉक है। अगले साल आप उस गुड्स को फिर से बेचोगे, तो एंड में आपके पास जो टर्म गुड्स बचता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। अगला टर्म है डेटर। अगर आपने सेल की है वो क्रेडिट बेस पे की है तो वो आपके लिए डेटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कस्टमर, यानी आपको उससे पैसा प्राप्त होने वाला है, उसे आप बिल्स रिसीवेबल्स, या फिर अगर आपने बिल लिख के दिया है तो बिल्स रिसीवेबल में या डेटर्स रिसीवेबल में आ जाएगा। तो ये एंटरप्राइजेज जब गुड्स क्रेडिट में बेचता है तो इस तरह का सिचुएशन बनता है। क्रेडिटर की बात करें तो अगर आपने गुड्स क्रेडिट बेस पे परचेज किया है अपने सप्लायर से, तो इस केस में आप क्रेडिटर बन जाते हो। अगली हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।